नमस्कार, न्यूज एरा 24/7 पर मैं हूं आपकी साथी बिंदिया और आज खास मुलाकात के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीति के क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम हासिल किया, एक अलग पहचान बनाई और जनता के सबसे अच्छे सशक्त प्रतिनिधि के रूप में ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाई। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट सलमान निजामी साहब की। सलमान जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे क्योंकि मौजूदा हालात जो पूरे विश्व के हैं और खास तौर पर हमारे देश के जो हैं, इन मौजूदा हालातों में आपकी निजी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, जो पूरे मुल्क भर में हालात हैं, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में जी बहुत गंभीर हैं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट ईयर की पैंडेमिक में मौतें हुई थी उसकी मुझे लगता है 5 टाइम्स ज्यादा हो रही। और जो अवेयरनेस है, चाहे वैक्सीन को लेके हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो, काफी लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। इसी वजह से जो है हमारा इस वक्त जो है वर्ल्ड में हम नंबर 2 पे आए हैं और हमारा डेथ रेट जो है बहुत हाई है। तो इससे मुझे लगता है कि आगे भी जैसे काफी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो हमें उससे जो है आगाह रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि हमें प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। अब जब सेकंड वेव आई है और जब अब थर्ड वेव भी आने वाली है, अचानक से जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उपकरण थे, दवाइयां थी, इन सबके रेट एकदम से हाइक होना शुरू हो गए। तो क्या मटेरियल कॉस्टली हो गया या इसके पीछे कुछ और माजरा नजर आता है? देखिए, मेन ये था कि जो वैक्सीन है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, बायोटेक और सीरम जी, उसकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर हिंदुस्तान में वैक्सीन बन रहा है तो पहले हिंदुस्तान की जनता को यहाँ और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर की कंट्रीज से ऑर्डर ले लिए जी। अब जब ऑर्डर ले लिए, पैसा पकड़ लिया, तो उनको तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। बिल्कुल। अब जो हमारे देश के लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, जी। हमारा वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रहा है बाकी कंट्रीज बिल्कुल, में। ये सबसे बड़ी लापरवाही हुई सरकार से। और इस वक्त जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने कल प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा, उन्होंने कहा और कंपनीज को आप ऑथराइज करो कि वो वैक्सीन बनाए, जैसा कि अब सामने आ भी रहा है कि 5 वैक्सीन के नाम आ रहे हैं कि नए नेजल ड्रॉप्स भी बनना शुरू हो गए हैं और स्पुतनिक भी अब देश में आ ही रही है। लेकिन इन सब के चलते भी पूरे राष्ट्र में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। यहाँ तक कि हाल ही में अभी हमने देखा कि 45 वर्ष की आयु से जो ऊपर के लोग जिन्हें फर्स्ट डोज मिल चुकी है, उनकी सेकंड डोज पर रोक लगा दी गई है। 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को कहा गया है वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। तो क्या कारण आपको लगता है वैक्सीन की कमी का? एक कारण तो आपने ये कहा कि हमने पहले ही देश के बाहर दवाई ज्यादा भेज दी कि अब हमारे पास आपूर्ति करने के लिए बचा कुछ नहीं है। कोई और ऐसी वजह कि वैक्सीन की कमी क्यों इतनी ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, दूसरी वजह वो है कि हमने प्रायोरिटी किसको दी। प्रायोरिटी हमने कैसे, ऐसे कई केसेस सामने आए जो आपने पहले ओल्ड एज वालों को आपने जो है वैक्सीनेशन लगवाया जी, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज जो सेकंड वेव में जी, जो डेथ रेट है वो यंगस्टर्स का ज्यादा है जी। और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने इस वक्त सरकार कंफ्यूज है क्योंकि उसके पास स्लॉट्स नहीं है। आप जम्मू कश्मीर की बात करिए, जीएमसी की एग्जांपल है, मैं आपकी पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो जीएमसी मेडिकल कॉलेज में 3 दिन से एडमिट है। उनका ऑक्सीजन रेट जो है, फ्लो जो है वो डाउन हो गया जी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, हमें आईसीयू की जरूरत है जी। मैं 3 मर्तबा, ये मेरा एज ए पॉलिटिशियन मैं बोल रहा हूँ, मैंने हर एक आदमी से अप्रोच किया, मैंने गवर्नर JNK से अप्रोच किया, उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की जी। और थी फिर उस शख्स को 1 लाख रुपए की ब्लैक में वो मशीन लानी पड़ी आज उस मरीज के लिए। तो ये हालत है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कितनी ये एक दर्दनाक बात है। हाँ, यही बात मैं कहना चाहती थी कि कितनी दर्दनाक बात है कि इस महामारी के समय में भी आम आदमी जो है वो पिस रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद आपको नहीं लगता कि
सरकार को सबसे पहले, खास तौर पर मैं जम्मू कश्मीर की सरकार की बात कर रही हूं और विशेष तौर पर जम्मू की बात करना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू में हमने देखा है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में वैसे ही आईसीयू यूनिट्स बहुत कम हैं। जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं, जो कि क्रॉनिक एलिमेंट से जूझ रहे हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ही आईसीयू और वेंटिलेटर्स पूरे नहीं पड़ते हैं। तो क्या ऐसे समय में आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सबसे पहला काम यही करना चाहिए था कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स को बढ़ाना चाहिए था? जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है, मुझे लगता है सोया था 1-1.5 महीने, क्योंकि दिल्ली में, मैं खुद दिल्ली में था और दिल्ली में जब ये वेव शुरू हुई जी, आई एम द विटनेस, मेरी कॉलोनी में रातों रात 70 केस आए। और लेकिन दिल्ली में मैं ये नहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको मालूम था 2 महीने पहले दिल्ली में ये हालात है, आपको मालूम था कि जम्मू कश्मीर में भी इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल हर स्टेट में इसका असर पड़ा, बिल्कुल। आपने क्यों नहीं अरेंजमेंट्स किए? आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाइए, एक वेंटिलेटर एक पूरे अस्पताल में। आप किश्तवाड़ में जाइए, जम्मू की बात नहीं है, आप बानीहाल जाइए, आप राजौरी में जाइए, वहां से हमें डिमांड्स आ रही हैं कि एक हॉस्पिटल में सिर्फ 2 या 3 वेंटिलेटर्स। बिल्कुल। अगर वहां पेशेंट जो है 20 आएंगे तो आप ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे उनको, और इसीलिए तो लोग मर रहे हैं। तो सरकार को 2 महीने पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए थी कि दिल्ली में अगर इसका असर हुआ है, अगर वहां दिल्ली में इतने लोग मर रहे हैं, उसका इंपैक्ट तो जेएंडके में, ऑब्वियसली हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है ना, बिल्कुल, पंजाब और दिल्ली साथ में पड़ता है हमारे। और सबसे ज्यादा तादाद हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों की ज्यादा तादाद इसलिए भी है क्योंकि आसपास के इलाकों के लोग भी यहाँ पर आकर रिफ्यूज लेते हैं, ट्रेवल करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स विजिटिंग के लिए आते हैं यहाँ पर, ऑफिसेज के लिए। अगर आपको मालूम है कि लोग जीएमसी में हर रोज तो लोग मर रहे हैं ना, किस लिए, क्यों मर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि वहां मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं और एक ब्लैकमेलिंग चल रही है वहां। हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है, जानबूझ के जो मशीनें आ रही हैं उनको डंप किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करना चाहता हूं यहाँ। और उनको जब डंप किया जाता है, वो प्रायोरिटी देते हैं कि कोई सिफारिश वाला पेशेंट आएगा, कोई अपना कोई पेशेंट आएगा तो हम उसको देंगे, जो आम लोग हैं उनके लिए वो सप्लाई नहीं जाती। सलमान जी, आपसे मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, एज सलमान निजामी, विदाउट एनी पॉलिटिकल अप्रोच और विदाउट एनी लीडरशिप क्वालिटीज, अगर आम आदमी सलमान निजामी से पूछा जाए कि ये जिस तरह की जमाखोरी हमें नजर आ रही है, क्या इससे हमारे जम्मू कश्मीर के विकास पर, जिस विकास की दुहाई दी जाती है, उस विकास पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, वो भी इस मंदी के दौर में? जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए, अगर एक आम जो नागरिक है जम्मू कश्मीर का बासी, जी उसको इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना है, मुझे एक आप कोई आउटलेट बता दीजिए जहां आपको ऑक्सीजन मिल सकता है। बिल्कुल, वो भी आपको हाई रेट में मिलेगा, सिवाय एनजीओ के कहीं नहीं मिलेगा। और एनजीओ को क्या किया इन्होंने, एनजीओ से भी पाबंदी है। अगर एनजीओ काम करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा पहले हमसे अप्रूवल लीजिए, बिल्कुल, मतलब मरीज जो है अस्पताल में एडमिट होने से पहले वो गवर्नर साहब के पास जाएगा कि मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इसका इलाज करूं या नहीं करूं। और वो मरीज ही अकेला इस चीज से पीड़ित नहीं है, बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रकरण में हम ये भूल जाते हैं, प्रशासन ये भूल जाता है कि एक अकेले मरीज की देखभाल करने के लिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स लाने के लिए, ले जाने के लिए पूरे का पूरा परिवार जो है इसी कोरोना की चपेट में आ रहा है। खैर, इस बात को हम थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करते हैं। एक ग्लोबल टेंडरिंग की बात शुरू हुई थी अन्य राज्यों में, जहां पे बीजेपी की सरकार है और जहां नहीं भी है, जहां दूसरी सरकारें भी कार्य कर रही हैं। ग्लोबल टेंडरिंग स्वास्थ्य इक्विपमेंट्स के लिए, स्वास्थ्य सामग्री के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शुरू कर दी गई है कई जगहों पर, कई राज्यों में, और कई राज्य इसकी ओर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ग्लोबल टेंडरिंग के ऊपर कोई ना तो संज्ञान आता है, ना ही कोई बात उठती है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो मैंने ऑब्जर्व किया, आज जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुकी है, स्टेट नहीं। जी, उसको आप एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल, यहाँ लेजिस्लेशन नहीं है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप सेक्रेटरीट में जाएंगे, आपके पास वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स है वो लोकल जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है, वो आपका दर्द फील नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये एक होता है इमोशनल सेंटिमेंटल आदमी हो जाता है। और दूसरा जो है, आपको वो अंदर घुसने नहीं देंगे। हमें ऐसे टेलीफोन आते हैं, भाई हमें अंदर घुसाओ। जब सरकार होती है, एक नेता जो मिनिस्टर होता है, उसका आप कॉलर पकड़ के उसको बोल सकते हो कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, क्योंकि हम में से उठकर वो वहां पर गए। आज आप इनको नहीं बोल सकते। जी, क्योंकि आज जो ये ऑफिसर्स हैं
बहुत से लोग आज क्यों परेशान हैं? क्योंकि आज एक्सेस नहीं है उनका। जी, आज आप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिस में जाओगे, आपकी फाइल को 50 दिन लग जाएंगे अप्रूव करने के लिए। पहले आप जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनका गला पकड़ के उनको घसीट के ऑफिस ले जाते थे कि भाई हमारा काम करवाओ। उनकी एक सीधी जवाबदेही थी। आज कौन सुनेगा? जी। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो है, मेरे को एक ऑफिसर को अप्रोच करना है, वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है जी। तो आप नहीं बोल सकते ना। मैं अगर किसी मिनिस्टर ने मेरे को मना किया होता तो मैं उस मिनिस्टर के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देता, हाँ जी ऐसा नहीं है। आज जो शासन है कि एक डर का माहौल है, आप सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे या तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। तो आपको क्या लगता है, केस कर देंगे। ग्लोबल टेंडरिंग यहाँ पर शुरू कर दी जानी चाहिए थी या अभी भी इनको सोच में ही पड़े रहना चाहिए? देखिए, ग्लोबल टेंडरिंग जो है वो हर राज्य में कहीं ना कहीं लागू हुई है। जी जी। वो डिपेंड करता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार की सीरियसनेस कैसी है। जी जी। जब आप अपने लोकल लेवल पे जो आप वेंटिलेटर, जो एक छोटी सी चीज है ना, छोटा सा एक इक्विपमेंट है, जी जी, आप उसके अप्रूवल के लिए ग्रांट नहीं दे रहे हैं। जी जी। आप जो है अगर कोई एनजीओ काम करना चाहती है उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। कितनी विडंबना है ये। इतना बड़ा आप कैसे एक ग्लोबल टेंडरिंग में जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने में इतनी दिक्कत हो रही है। जी जी। आप सीरियस नहीं हो कि हमें यहाँ 500 सिलेंडर की जरूरत है। आज आप जाइए, बत्रा में आपने देखा, जी जी, लोग मर गए। आप जीएमसी में देखिए, लोग वहां चेस हॉस्पिटल के बाहर जो है सिलेंडर के, ये तो फेलियर है ना। वो तो मैं कह रहा हूं 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं सामने नजर आ ही जाता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोताही प्रशासन की ओर से जरूर हुई होगी। इस कोरोना की महामारी को अगर हम साइडलाइन करें थोड़ी देर के लिए, आपकी पार्टी की ओर रुख करते हैं, तो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, क्योंकि कांग्रेस अपने समय में बहुत ही एक दमदार पार्टी के रूप में, एक सशक्त पार्टी के रूप में जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दी है, जिसका एक सटीक उदाहरण आजाद साहब भी रहे हैं। तो कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब बहुत कदावर लीडर हैं, एक्सपीरियंस्ड है, उनको 40 साल राजनीति में रहे हैं, कई सरकारें बनाई हैं उन्होंने, गिराई भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। जी जी। अगर आपको कुछ बनना है, आप हमारा एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी। वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि विद इन द पार्टी ग्रुपिज्म था। अगर सलमान निजामी कुछ बन गया तो हम कैसे सलमान निजामी के पीछे लगे, ये नहीं कि हम सलमान निजामी बने, ये कुछ एक हम उसी सोच में अभी भी। जी जी। तो अभी हालात ठीक हुए हैं और रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी का कमेटी का आजाद साहब को चेयरमैन बना दिया टास्क फोर्स का, कहीं ना कहीं पार्टी का जो ये इंटरनल तनाव था, ये अंदरूनी तनाव जो था, इम्बैलेंस कर गया और कहीं ना कहीं शायद उसी की वजह से कांग्रेस ने वो अपनी पकड़ जो थी जनता के ऊपर, वो कहीं ना कहीं खो दी। बिल्कुल, जहां जहां गलतियां हुई उसको सुधारने की जरूरत है जी, क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां हर एक इंसान को बात रखने का हक है जी, और सलाह मशवरा देने का। मेरी एज बहुत कम है, लेकिन मैं कभी कभी बहुत सीनियर्स को भी गाइड करता हूँ और मुझे टेलीफोन करिए, हाँ आप सही थे यहाँ। तो अगर आपने इन ताकतों का मुकाबला करना है, आपको एक होके उन लोगों को आगे प्रमोट करने की जरूरत है जो इस वक्त इन हालात में फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, बिल्कुल, जमीन पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, उन लोगों को, वो सिफारिशी टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, कोई किसका बेटा था, कोई किसका रिलेटिव था, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। आप प्रमोट करने की जरूरत है जो ग्राउंड में जमीन पे काम कर रहा है, जो गुलाम नबी आजाद ऐसा कार्यकर्ता जो जनता के बीच रहकर जनता की बात को सुनकर उसी को अमल करके उनको आगे करने की कोशिश कर रहा है। जी जी। तो कांग्रेस की एक अलायंस हुई गुपकार के साथ, गुपकार अलायंस में कहीं ना कहीं कांग्रेस साथी बनकर जुड़ा, जिसका खुलकर बात भी नहीं की गई, जिस पर और जिसे बंद भी नहीं रखा गया पर्दों के पीछे। तो आज के मौजूदा स्थिति में क्या कांग्रेस गुपकार अलायंस का साथी है? देखिए, मैं वो साफ कर दूं आपको, क्योंकि गुपकार अलायंस में जो पार्टियां जुड़ी थी, हम आइडियोलॉजिकली उनके साथ नहीं थे। बिल्कुल, चाहे उसमें सजाद लोन साहब आए, उन्होंने छोड़ दिया, वो कहां है। तो हमारा कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ डिफरेंसेस थे जो मैंने, तो ये एक कितना बड़ा खुलासा न्यूज एरा 24/7 पर सलमान निजामी साहब के थ्रू हो रहा है कि आज एक क्लियर वर्डिक्ट आ रहा है इनकी ओर से कि कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस के साथ
कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी वो नहीं मिल रही थी। इलेक्शंस में उनका साथ अलायंस किया। देखिए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एंटी नेशनल पार्टी नहीं है जो बीजेपी आज बोल रही है, जब उनके साथ वो होते हैं तो वो ठीक होते हैं, वो नेशनलिस्ट बन जाते हैं। पीडीपी जब तक बीजेपी के साथ थी वो नेशनलिस्ट थी और साथ छोड़ दिया काफी एक लंबे समय तक एनसी ने यहाँ पर काम किया है। हम जो सेकुलर पार्टीज हैं हमेशा कांग्रेस, आपने देखा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी हमने बीजेपी को दूर रखने के लिए उनके साथ अलायंस किया, सरकार बनाई और बीजेपी को दूर किया। इसलिए जेएंडके में भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को साइड पे रखने के लिए हमें सेकुलर पार्टीज को इकट्ठा, अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि सभी पार्टियों को मिल जाना चाहिए बीजेपी को तोड़ने के लिए? नहीं, तोड़ने की बात नहीं है। देखिए बीजेपी की पॉलिसी क्या है, वो कैसे सरकारें बनाती है, आपने कर्नाटका में देखा, आपने मणिपुर में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा। बिल्कुल मैंडेट जो है, वर्डिक्ट जो है कांग्रेस के फेवर में आया, सरकार हमारी बनी, लेकिन 250 करोड़ का ऑफर हमारे विधायकों को दिया, खरीद फरोख्त से हमारी सरकारें तोड़ी गई। और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा डीडीसी इलेक्शंस में आज जो एक नई पार्टी जम्मू कश्मीर में बनी है, कल तक तो वो सभी लोग जो है आधे कांग्रेस के हैं, वो अपने आप को अपना कहते हैं, लेकिन है तो बेगानी अलग अलग पार्टी से निकलकर। तो वो लोग जो है पैसे के दम पे जो है जीतते हैं और पैसे के दम पे जो है आगे सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन हम जम्मू कश्मीर को फिर से वही खुशहाल जम्मू कश्मीर जो गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल जो थे वो सब पार्टी। सलमान जी, ये 370 हटाने के दौर में, इस पूरे दौर में बीजेपी के कई नेताओं ने बढ़ चढ़कर, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश करार दिया गया। उस समय ये बात निकल के आई कि बहुत ही जल्द राज्य का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने स्टेटहुड के उस वादे पर कायम है? देखिए 370 था क्या, 370 जो है बहुत से लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल वो मुद्दा बनाया। शायद मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में जितना मैंने इस पे बोला उतना किसी ने नहीं बोला। 370 पे हमारी नौकरियां हमारी थी और हमारी जमीन जो है वो हमारी थी। आज जम्मू कश्मीर में अगर टीचर्स की पोस्ट 100 निकलती हैं, उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं उस पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। उस वक्त महाराजा ने भी एक फैसला लिया था कि हमारी जो नौकरियां हैं वो हमारी रहे, हमारी जमीन जो है वो हमारी रहे। जैसे हिमाचल में है, अब वो एक अनुराग ठाकुर साहब एक मंत्री हैं इनके भाजपा के, वो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं 370 को, कहते हैं अच्छा किया। लेकिन जहां से अनुराग ठाकुर जी आते हैं हिमाचल से, वहां 371 है, वहां वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है चाहते हैं कि हमारा हक छीना जाए। तो हमने भी इनको कहा कि हम 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल आने को है, आपने क्या चेंज देखी, क्या तब्दीलियां देखी, कितना हमारे पास आपका पैकेज आया जो आपने बोला था हम पैकेज देंगे, कितनी नौकरियां आपने दी, कितना आपने डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर में। लोग तो इस जगह सड़कों पे हैं। यूथ जो हमने लगाए थे 70,000 कैजुअल लेबर्स लगाए थे आजाद साहब के टाइम में, चाहे उसमें NRHM हो, चाहे उसमें PHE हो, चाहे PWD टास्क फोर्स एम्प्लॉयज लगाए थे, उनको भी इन्होंने निकाल दिया क्योंकि इकोनॉमी आपकी -5% से नीचे है। आज जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनको